किया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, तो थोड़ा सा उससे रिलेटेड कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टेम्परेचर एंड प्रेशर का जो रिलेशन है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात तो हमको पता ही है, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, अर्थात टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ प्रेशर में कमी आएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि जो गैस है उसका वजन काफ़ी कम होता है और ऊपर की तरफ उठती है, ये बात तो पक्की है। लेकिन ये नियम ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ लागू नहीं होते, ठीक है, ठीक है। ये जो नियम है ये हर जगह लागू नहीं होता। खास तौर पे जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं और पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ जाते हैं ऊपर की तरफ, तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर भी कम हो रहा है और प्रेशर भी कम हो रहा है। कल जो डायग्राम मैंने बनाया था उसमें मैंने एयर कॉलम के जरिए आपको ये बात समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो इन एटमॉस्फेयर विद इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर फॉल्स, अर्थात वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी दर्ज की जाती है। So in this case temperature is not inversely proportional to pressure. ओके, एक घटना और घटती है यहाँ पर, क्या? तापमान किस गति से कम होता है या किस दर से कम होता है ये देख लेना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम होता है। At every 165 meter of height, temperature falls with the rate of 1 degree Celsius, and this phenomena is called normal lapse rate. क्या कहते हैं इस चीज को? Normal lapse rate, अर्थात सामान्य ह्रास दर। इस दर से तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है, ठीक। ये बात तो हो गई एक ये। अब थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ बातें समझने जैसी ये हैं कि देखिए इसमें मैंने अर्थ को तो पूरा राउंड बनाया है, लेकिन एटमॉस्फेयर को मैंने ओवल शेप में बनाया है। इससे एक बात स्पष्ट हो जा रही है, क्या? कि इसकी जो थिकनेस है एटमॉस्फेयर की वो इक्वेटर के पास सबसे अधिक है और पोलर रीजन के पास इसकी थिकनेस क्या है? कम है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अर्थ जो रोटेट करती है उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो हमको कहाँ महसूस होगी? इक्वेटर के पास होगी। इसे ठीक ऐसे समझिए कि जैसे पंखा चल रहा है तो पंखे के जो किनारे होंगे, पंखा तो एक ही है, लेकिन पंखे की स्पीड अगर आप चेक करें तो इस पॉइंट पर सबसे अधिक होगी। अगर मैं फ़ैन बना देता हूँ यहाँ पर, अगर ये फ़ैन का ब्लेड है तो इस पॉइंट पे अगर पंखा इस तरीके से घूम रहा है तो इस पॉइंट पे इसकी स्पीड सबसे अधिक होगी और इसी पॉइंट पर इसकी स्पीड सबसे कम होगी, ठीक है। अर्थ के केस में भी ऐसा होगा। इसको अगर मैं इक्वेटर मान लूँ और इसको मैं पोल मान लूँ अर्थ के केस में, तो इसकी मैक्सिमम जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो अपकेंद्रीय बल है, वो सर्वाधिक काम कहाँ पे करेगा? पृथ्वी के किस हिस्से पर? इक्वेटर के पास। यानी कि वो बाहर की तरफ धकेलेगा किसको? एटमॉस्फेयर को। तो हम समझ सकते हैं कि एटमॉस्फेयर की जो थिकनेस है वो सबसे अधिक कहाँ पर होनी चाहिए? इक्वेटर के पास, और उसकी थिकनेस पोल्स के पास क्या होगी? कम होगी। इसलिए ये शेप बनाया गया है कि अर्थ तो राउंड है, एक स्फेयर है, लेकिन जो उसका एटमॉस्फेयर है वो राउंड नहीं हो सकता, वो एक ओवल शेप में है। तो ये हो गई। तो इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल। और इससे जब हम बाहर पहुंच जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाते हैं? हम लोग पहुंच जाते हैं स्पेस में। स्पेस का तात्पर्य वैक्यूम से है, अर्थात निर्वात से है, जहाँ पर साउंड वेव ट्रैवल नहीं करती, लाइट वेव करती है, लेकिन उजाला देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? देयर इज नो एटमॉस्फेयर। स्कैटरिंग ऑफ द लाइट नहीं हो सकता। कहाँ पर? स्पेस में। स्कैटरिंग कहाँ पर होगी? अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर। जब सन रेज पहुँचेगी अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास और चारों तरफ फैल जाती है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड व्हाट? स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, ठीक है। सो एटमॉस्फेयर इज व्हाट? एटमॉस्फेयर इज द एनवलप ऑफ वेरियस गैसेस, यानी कि विभिन्न गैसों का आवरण है जिसने पृथ्वी को चारों ओर से ढक के रखा है, ठीक है। लेकिन ये बना किस चीज़ का है? कौन कौन सी गैसेस हैं? ये रहे गैसेस के नाम। लेकिन आपको पीरियोडिक टेबल में पता होगा ये जितने भी केमिकल मॉलिक्यूलर गैसेस हैं इनका अपना मॉलिक्यूलर वेट होता है, अर्थात आणविक भार होता है। तो जो गैस सबसे अधिक भारी होगी वो सतह के सबसे नीचे होगी, अर्थात उसके पास होगी।
लेकिन परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। कितनी परसेंट? 78.08%। ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर है, किसी किसी किताब में 21% भी है, वो भी एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे नंबर पर आर्गन और चौथे नंबर पर है CO2। दरअसल ये चार गैसेस अक्सर याद रहती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और CO2। एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ पर लगाने के लिए कि निम्नलिखित गैसों को जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं पृथ्वी के, उनको घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लगाएं। तो ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी खासतौर पे लास्ट के जो 3-4 गैसेस हैं ना, जिसके बारे में पढ़ते नहीं है, वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो नियोन 0.0018%, हीलियम 0.0005%, ओजोन 0.00006% और हाइड्रोजन 0.00005%। और ये देखिए जो घटता और बढ़ता क्रम है आपको इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें सबसे अधिक क्रिप्टॉन है, उससे कम जेनॉन, और सबसे कम कौन सी है? मीथेन। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के जरिए मीथेन को भी हमने एटमॉस्फेयर में भेजना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ होगा? ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटना देखने को मिली और अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई, और उसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी फिनोमिना हमें देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत ही चिंताजनक बात है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्या? वेरियस एनवलप ऑफ वेरियस गैसेस, जिससे हमारे पृथ्वी का वायुमंडल निर्मित होता है। ठीक, कल के इस फिगर पे फिर से नज़र डालिए और देखिए ये फिगर क्या क्या कहता है। और इस फिगर में हम समझ सकते हैं कि ये जो एयर कॉलम्स हैं, इन सब की डेंसिटी सरफेस के पास सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, एयर की डेंसिटी लगातार कम होती है। और ये सारा जो फैक्ट है, ये कई बातों के बारे में एक्सप्लेन करता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी हो रही है और एयर की डेंसिटी में भी कमी हो रही है। तो पहाड़ों में दिन भर धूप पड़ जाए, दिन भर, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतना गर्म होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। ठीक, इस वजह से माउंटेन में गर्मी नहीं, ठंडक रहती है। और तो और, ये तो मैंने एक छोटा सा पहाड़ बना दिया जिसकी ऊंचाई कुछ खास नहीं है। नैनीताल समझिए, 1800 से 2000 मीटर के आसपास। कुछ पहाड़ तो और भी ऊंचे होंगे, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, वहाँ तो एटमॉस्फेयर और भी अधिक विरल हो जाएगा, तो वहाँ तो स्थितियाँ और भी ज़्यादा क्या हो जाएंगी, कह सकते हैं कि हॉस्टाइल टेम्परेचर हो जाएगा वहाँ पर, क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में कमी आती है, प्रेशर में कमी आती है, और कुछ सारी एसोसिएटेड फिनोमिनास जो हमें एटमॉस्फेयर के संबंध में पता होनी चाहिए, एयर मॉलिक्यूल्स, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ज़रा आप पिछले साल या प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस देखेंगे तो एटमॉस्फेयर से काफ़ी क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो जो लोग शुरुआत कर रहे हैं एटमॉस्फेयर को पढ़ने की, तो हो सकता है मेरी ये बातें या लेक्चर आपको आपकी पढ़ाई करने में मदद करे। ठीक है, तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।